कहीं पे भी लो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 9 क्या है, 9 पर्सनैलिटी इज वेरी एनर्जेटिक। अपॉर्चुनिटीज आएंगी बट साथ में चैलेंजेस भी आएंगे। खुद को हमेशा लीडर के पोजीशन में रखने का उनका हमेशा चाहत रहेगा। प्यारों में आपको सिर्फ नाम चाहिए जी उस पर्सन का जी तो उनको वही सुनना होता है जो उनको चाहिए, जिसके वजह से वो करियर में फोकस नहीं कर पा रहा है और आगे उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ रेमेडी आप बता सके तो वो अपने करियर पे भी ध्यान दे सकते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे ध्यान दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि मीनिंग्स तो कोई भी समझ लेगा। न्यूमरोलॉजी के बारे में हम सबने सुना है। नंबर्स का अपना एक पावर होता है, अपना एक इफेक्ट होता है, लेकिन कौन से नंबर के पावर्स क्या है और उनका इफेक्ट इंसान के लाइफ में क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे डीएस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में। और आज हमारी गेस्ट है निकिता नाहटा। निकिता जी, आपको बहुत बहुत वेलकम। निकिता जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट है एंड एक टैरो कार्ड रीडर भी है। तो सबसे पहले जो मैं जानना चाहूंगी आपसे, नंबर्स, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि नंबर्स का अपना एक पावर होता है, तो कौन से नंबर का क्या क्या पावर होता है और उसका इफेक्ट क्या आता है इंसान की लाइफ में, सबसे पहले वो जानेंगे हम लोग। मैं पहले तो ये बताऊंगी आपको कि जैसे सबको पता है कि नंबर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। और आपके लाइफ में आप बचपन से लेके एंड तक नंबर से घिरे हुए हो। वो भले ही आपका डेट ऑफ बर्थ हो, मोबाइल का नंबर हो, घर का नंबर हो या कोई गाड़ी का नंबर हो, कहीं पे भी लो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे ही अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाए ना, तो न्यूमरोलॉजी में अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। जैसे लोशु एक टाइप हो गया, पाइथागोरस एक टाइप हो गया, वैदिक न्यूमरोलॉजी एक टाइप हो गया, साउंड न्यूमरोलॉजी एक टाइप हो गया। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब अगर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बोलो तो वैदिक न्यूमरोलॉजी एक कॉम्बिनेशन है जहां आप प्लैनेट्स को नंबर्स के साथ कंबाइन करते हो। ओके। तो ये बोल सकते हो जैसे इंडिया में एस्ट्रोलॉजी बहुत पहले से चल रहा है जी, बट वही अगर प्लैनेट्स को नंबर्स के साथ अगर कंबाइन करते हो तो उसके इम्पैक्ट कैसे रहते हैं वो पता चलता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में। ओके। अब हर एक नंबर का एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 के बारे में ले लीजिए। नंबर 1 है सूर्य का प्रतीक। ओके। तो जिसका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 को हुआ है, तो उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन। तो उनमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो सन के होंगे, जैसे लीडरशिप क्वालिटी होगी, एम्बिशियस होंगे, बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होगी, खुद को हमेशा लीडर के पोजीशन में रखने का उनका हमेशा चाहत रहेगा। वो किसी के अंडर नहीं काम कर सकते, वो उनको हमेशा रहेगा कि मेरे अंडर 500,000 लोग काम करें। मतलब लीडरशिप क्वालिटी आएगी। हाँ, उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होगी और वो आराम से सबको समझा सकते हैं, अच्छे से गाइड कर सकते हैं। वो एक ऐसा पर्सन होगा जो ना सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में बट दूसरों के ग्रोथ के लिए भी सोचेगा। ओके। खुद को राजा समझेगा, क्योंकि राजा का वही क्वालिटी होता है, राजा सब पूरी प्रजा को संभालता है ना, तो वो क्वालिटी उसमें रहती है। बट कभी कभी ये नंबर्स नेगेटिव रोल भी प्ले करते हैं। मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगी, एनर्जीज ओवर पावर और अंडर पावर हो जाती है। उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? उसको कंट्रोल पहले तो ये जानना जरूरी है ओवर पावर कैसे होती है, अंडर पावर कैसे होती है। ओके। अब जैसे एक वैदिक चार्ट है, उस चार्ट में नंबर्स के पोजीशंस है। कुछ नंबर्स के पोजीशंस अगर एक बार आते हैं तो वो बैलेंस्ड है, वो एक बार से अगर ज्यादा हो गए तो वो ओवर पावर हो जाता है। ओके। जैसे 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो वो लीडरशिप क्वालिटी तो है, कॉन्फिडेंट तो है, बट वो क्या हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और इगोइस्टिक पर्सन हो जाएगा एक नंबर वाला जी। और वही अगर उसका पावर रहेगा ही नहीं तो वो उसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैं कैसे लीड कर सकूं सबको या कैसे मैं मेरा आगे ग्रोथ कर सकूं विथ हेल्पिंग अदर्स। ओके, जैसे आपने कहा कि 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर। हाँ। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, एक का तो एक आ गया, उसमें एक ही डिजिट है। ठीक है, लेकिन 10 का 1 है प्लस 0 है, उसमें भी मान लेते हैं एक ही डिजिट है, 1 है। लेकिन 19 में 1 भी है, 9 भी है, उनके कुछ अलग पावर्स होता है। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे 19 है, 19 का टोटल कितना है, 1 + 9 = 10 विच इज अगेन 1, वो फिर से 1 पे आएगा। उसके अंदर 1 की एनर्जी तो रहेगी बट साथ साथ 9 की भी एनर्जी रहेगी। और 9 क्या है, 9 पर्सनैलिटी इज वेरी एनर्जेटिक, बहुत कंपैशनेट है, बहुत बोल्ड डेयरिंग पर्सनैलिटी है, लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से करेंगे और उनमें ह्यूमैनिटेरियन नेचर बहुत होगा।
तो कंपेयर टू सिर्फ 10 वाला जो पर्सनालिटी रहेगा ना, 10 में क्या होता है, जहाँ 0 आ जाता है वो उससे पहले जो नंबर है उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, ओके, मतलब 1 की एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देगा। बढ़ा देता है, तो वो हाँ। ओवर पावर हो जाता है। वो जैसा आपने कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाता है, वो Okay. उसमें ओवर पावर नहीं आएगा। जब चार्ट में आप ऐड करते हो 0 तो आप ऐड नहीं करोगे ना चार्ट में, जी जी। चार्ट में आपका 0 नहीं ऐड होगा। बट वो 10 का पर्सनालिटी जो किंग का रोल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ओके, बहुत डिटर्मिन्ड होगा। उनको ये सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करना, डिसिप्लिन बहुत होगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके। 28 नंबर पर आएंगे थोड़ा सा। हाँ। 2 हमने सुना है कि मून का नंबर है, जहां हाँ। तक मतलब मुझे पता है, हाँ, और हाँ। 8 है शनि का नंबर। हाँ। तो 2 और 8 में और 1 जिसका 1 डिजिट आ रहा है उसमें, और 2 और 8 में क्या क्या डिफरेंस आएंगे? दोनों 1 है मूलांक, हाँ। बट डिफरेंस क्या क्या आता अब मैं ये बताती हूँ। अब जैसे आपने बताया 28 2 मून का नंबर है जी। जो आपको भी पता है, अगर सबको पता है, और 8 शनि का नंबर है। जी। 2 कहीं ना कहीं इमोशन को डिपिक्ट करता है, 2 इंट्यूशन को बिल्ड करता है, एक सेंसिटिव पर्सन होता है। ओके, एट द सेम टाइम उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। ओके। और वही 8 शनि का नंबर है। शनि को हार्डवर्क जरूरी है, जी। शनि को डिसिप्लिन लाइफ जरूरी है, शनि को एम्बिशन जरूरी है। ठीक है, अगर वो कहीं कमी हुआ, जहाँ हार्डवर्क नहीं कर पाए, तो उधर लोग थोड़ा सा मात खा जाएंगे। ओके, मतलब नंबर 1 है, सन का ही है, लेकिन हाँ, उसमें दोनों का पर क्योंकि दोनों के combination ट्रेट्स है, आएंगे, पर ज्यादातर सन का ही रहेगा, ज्यादातर सन। ज्यादातर सन का ही रहेगा। ओके। बट अब वही है कि 28 के हिसाब से उनको थोड़ा सा वर्क वैसे भी करना होगा ओके। एक्टिवली। जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने सुना है कि बहुत पावरफुल नंबर होते हैं, जैसे 1 बहुत पावरफुल है। इसके अलावा भी हम लोगों ने सुना है नंबर 3 है, 6 है। इसके अलावा 2025 भी आने वाला है, उसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा लकी होने वाला है? मैं आपको सारे नंबर्स के बारे में ही बता देती हूँ। 2025 9 का साल है, और 2025 का जब आप टोटल करते हो 2 + 0 + 2 + 5 तो वो 9 आता है। तो वो एक यूनिवर्सल ईयर हो गया जो सबके लिए 9 का ईयर ही होगा। अब जो सन से रूल है, जो कि मैंने आपको बोला, जो 1 तारीख को, 10 को, 19 को या 28 का जिसका जन्म है, उनका रूलिंग प्लैनेट सन है। तो अब सन के लिए 2025 कैसा रहेगा मैं आपको ये बताती हूँ। पहले सन को लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, जैसे पहले भी बोले, फिनेंशियली बेनिफिशियल रहेगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अगर करेंगे तो फिनेंशियली बेनिफिशियल रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट साथ में चैलेंजेस भी आएंगे। 2025 में, क्योंकि 2025 मार्स का साल है, तो 9 ये बताता है कि वो कंप्लीशन का साल है, एंडिंग का साल है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, जहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलेगा। एक साइकिल खत्म हो रहा है। तो वो जब एक साइकिल खत्म हो रहा है, तो पुराने पैटर्न्स को, सभी प्लैनेट्स को, जितने भी मूलांक है 1 से लेके 9 तक, सभी मतलब सभी प्लैनेट्स को वो पुराने पैटर्न्स को छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा पुरानी चीजों को, क्योंकि अब उनको नई साइकिल से शुरुआत करनी होगी। तो पुराना उनका जो भी टास्क है उसको जितना जल्दी कंप्लीट कर सको करें इस ईयर और तक। हाँ, और नए साइकिल के लिए, नए टास्क के लिए एक अपना एक फ्रेश स्टार्ट दीजिए। तो वो सारे प्लैनेट्स के लिए नीडेड है। अभी अगर वही मूलांक 2 के बारे में बात की जाए कि उनका 2025 कैसे रहेगा, जिसका जन्म 2 तारीख को, 11 को, 20 को या 29 को हुआ है, तो उनका टोटल आता है 2। तो दे आर रूल्ड बाय मून। मून की पर्सनालिटीज क्या होती है? बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एक कंपैशनेट नेचर होता है, हार्मनी होते हैं, और एट द सेम टाइम थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं। वो कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कैसा भी एनवायरनमेंट होगा वो एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को लेके। 2025 उनके लिए कैसा रहेगा? फिनेंशियली उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। नंबर 2 के लिए, नंबर 2 के लिए उनको क्या मेहनत करना पड़ेगा? उनके लिए उनको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा नर्चरिंग क्वालिटी लेके आना है। मतलब नंबर 2 के लिए 2025 में रिलेशनशिप में, लव लाइफ में थोड़ा कोई भी, अब रिलेशनशिप सिर्फ लव लाइफ नहीं होता है, रिलेशनशिप सबके साथ होता है। जी। है ना? वो हो सकता है आपका हस्बैंड हो, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके बिजनेस पार्टनर्स हो, कोई भी हो। तो उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस लाने की जरूरत है। प्लस नंबर 2 इमोशन से जब डील करता है, तो आपको आपके इमोशन में बैलेंस लाना है। ओवरली इमोशनल नहीं हो जाना है, इमोशनली इनस्टेबल नहीं होना है, प्लस आपके डिजायर्स में कंट्रोल लाने की जरूरत है नंबर 2 को। हाँ,
अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए तो पार्टनरशिप में जो काम करेगा उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके 2025 में नंबर 2 को जो है पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। ओके और नंबर 3 ये सुना है कि नंबर 3 और 6 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है नंबर 1 के बाद। तो नंबर 3 और 6 के लिए 2025 में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? 3 ना जुपिटर का नंबर है। जुपिटर क्या हो गया? गुरु हो गया। जी तो नॉलेज बहुत अच्छी होगी, विजडम होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी उनमें। ठीक है। एट द सेम टाइम हॉस्पिटैलिटी का नंबर है, जहाँ नंबर 3 अच्छे से सबसे कनेक्ट कर पाएंगे। नंबर 3 का नंबर 3 2025। अब 2025 का मूलांक क्या है? टोटल क्या है? 9। 9 तो 9 के साथ 3 का रिलेशन बहुत अच्छा है। ओके तो 3 का फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, बट उनके जो एक्सपेंसेस होंगे उनको उसमें ध्यान देना है। हो सकता है जिसका मूलांक 3 से हो, मतलब जिसका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक है 3। जुपिटर से रूल करते हैं वो लोग। उनको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना होगा 2025 हाँ, में। वो लोग ब्रांडेड चीजों में खर्च कर सकते हैं या कोई अननेसेसरी चीजों में खर्च कर सकते हैं, वहां उनको कंट्रोल लाना होगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी देखा गया है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट पेशेंस इज द की। पेशेंस रखने की जरूरत है। उनके लिए एडवाइस ये है कि अपने जो उनका क्रिएटिविटी है, उनका जो नॉलेज है, वही उनको उनके ग्रोथ के लिए आगे लेके जाएगा। तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। और क्योंकि गुरु का नंबर है, तो किसी को अगर गाइडेंस चाहिए तो उनको गाइडेंस भी दीजिए। ओके तो वो मतलब उनको हेल्प करेगा, अच्छे से गाइड करेंगे वो अच्छे से गाइड करेंगे। और नंबर 6 नंबर 6 भी वैसे देखा जाए तो शुक्राचार्य का नंबर है। तो 3 हो गए देव के गुरु, शुक्राचार्य हो गए असुर के गुरु। ओके तो 6 को वीनस बोला जाता है। अब 6 के एट्रीब्यूट्स क्या है? लग्जरी, रिलेशनशिप, हार्मनी, अगेन हॉस्पिटैलिटी इधर भी आता है। तो लग्जूरियस लाइफ मतलब आपको पैसा, जितने भी लग्जरी आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। तो 2025 उनके लिए अच्छा होगा, फिनेंशियली स्टेबल होगा। उनको भी अननेसेसरी खर्चे में थोड़ा सा कंट्रोल लाना होगा। और अपने रिलेशनशिप में काम कीजिए, अपने लव लाइफ में काम कीजिए, अपना रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ उसमें थोड़ा सा नर्चर कीजिए, ताकि उस पे वो इफेक्ट कर सकता है बाद में। ओके क्योंकि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और टैरो कार्ड रीडर भी है, तो नंबर्स के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बातें की। अब नंबर्स से टैरो का क्या कनेक्शन है? क्या कोई कनेक्शन है? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि टैरो जब कार्ड रीडिंग होती है तब कोई एक कार्ड जो कार्ड रीडर होते हैं वो उठाते हैं एंड वो उसके अकॉर्डिंगली सामने जो बैठा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है या फिर जो भी है। तो उस हिसाब से न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग में कुछ कनेक्शन है मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंगली? पहले मैं आपको बता दूं टैरो क्या होता है, कि वो जानना जरूरी है। जी टैरो ना एक डेक है, कार्ड्स का डेक। तो पहले समवेयर अराउंड 1400-1500 में ना उसको प्लेइंग कार्ड के जैसे यूज किया जाता था। जैसे इधर ताश खेलते हैं ना, वो वैसे उधर खेला जाता था। और उस गेम का नाम था टैरोची। टैरोची कार्ड गेम। 1700 के मिड से या 1800 में उसे एज अ डिविनेशन टूल यूज किया। डिविनेशन टूल मतलब डिवाइन से कनेक्ट करके और फिर वो जो इमेजेस है उससे गाइडेंस निकालने लग गए थे लोग। 1900s में ये सिर्फ यूरोप में नहीं बट बाकी जगह स्प्रेड होने लग गया। और वो फिर प्रॉपर एज अ स्पिरिचुअल गाइडेंस टूल यूज होने लग गया। तो टैरो बेसिकली एक टूल है जहां वो लोगों को गाइडेंस देता है। वो उसके लिए आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना जरूरी है, आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट करना जरूरी है। तो वो तो सिर्फ एक टूल है जो इमेजेस है, उसके मीनिंग्स आएंगे सबको ही समझ जाएंगे, बट उसका एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट गाइडेंस या एक्यूरेट प्रेडिक्शन वही दे सकता है जो इंट्यूटिवली स्ट्रांग हो, इंट्यूटिवली जो ऊपर स्पिरिचुअली हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। तो वो है। अब नंबर्स की जब बात की जाए, हर टैरो कार्ड में ऊपर एक नंबर होता है। वो नंबर को आप न्यूमरोलॉजिकली बोलो या प्लैनेट वाइज बोलो, आप कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे अगर आप मजिशियन कार्ड लो, उसके ऊपर एक नंबर है। तो एक का क्या है? सन। और उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो है लीडरशिप क्वालिटी, जो है कि वो लोगों को हेल्प करना, कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसका अच्छा रहेगा, सब अडेप्टेबिलिटी उसका बहुत अच्छा रहेगा, बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होगा। तो वो ट्रेट्स भी उस कार्ड में आएंगे।
ओके। और उससे कनेक्ट करके जब हम लोग क्लाइंट से बात करते हैं, जो आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं और किसी का, जैसे आपने कहा कि नंबर वन का कार्ड आपने उठाया, तो उस हिसाब से कैसे आप सामने वाले को गाइड करते हैं? अब नंबर 1 का कार्ड ऐसे नहीं उठता है ना, वो ऑटोमेटिकली नहीं उठता है या हम लोग जानबूझ के नहीं उठाते हैं। ओके। उसका क्या होता है कि कार्ड को कनेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे कोई अगर आया क्लाइंट, आप ही मेरे पास आए हो, ठीक है, फॉर अ रीडिंग, मैं पहले कनेक्ट करूंगी आपकी और मेरी एनर्जीज को उस कार्ड से। ओके। आपकी एनर्जी जब कनेक्ट होगी तब मैं हायर सेल्फ से कनेक्ट करके ये पूछूंगी कि इनको मेरे को क्या गाइडेंस देना है, या जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस हिसाब से मैं कार्ड से कनेक्ट करूंगी। ओके। फिर जो कार्ड निकलता है उस कार्ड के इमेजेस के बिहाफ पे, उस कार्ड के नंबर के बिहाफ पे मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ओके। तो अगर मान लेते हैं कि कोई समझ लीजिए मैं आपके पास आई हूँ एंड आपने मेरे लिए कोई कार्ड चूज किया, सपोज नंबर 1 का कार्ड आपने मेरे लिए उठाया, वो डिवाइन पावर से कनेक्ट होकर, मेरे बाद कोई और आया है, उसका भी सेम नंबर आता है, मतलब नंबर 1 सेम, आप जैसे मेरे साथ जैसा प्रोसेस हुआ, आपका नंबर 1 का कार्ड आपने उठाया, सेम किसी और के लिए भी आपने नंबर 1 का कार्ड उठाया, तो दोनों के प्रॉब्लम्स एक ही आएंगे या फिर दोनों का कुछ अलग होगा? अब जैसे मीनिंग्स तो सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ओके। बट नॉट नेसेसरी कि हायर सेल्फ गाइड करे कि आपको ये मीनिंग बोलना है। ओके। अब एक ही कार्ड में आपको 10-15 मीनिंग्स निकल जाएंगे। ओके। एक ही कार्ड में बहुत सारे इमेजेस होंगे। अगर मैजिशियन का कार्ड ले तो ऊपर नंबर 1 लिखा है, मैजिशियन का एक फिगर बना है, उसके ऊपर एक इन्फिनिटी सिंबल है। ओके। उसके पास 500 एलिमेंट्स है, देयर आर टोटल 5 एलिमेंट्स ना, तो सारे एलिमेंट्स उसके पास है, उधर ग्रोथ भी है। बट जब कोई आता है रीडर, अब जैसे आप आए, आपके लिए मैजिशियन का कार्ड निकला, नॉट नेसेसरी उस टाइम पे सारे इमेजेस पे ध्यान जाए। आपके लिए जो हायर सेल्फ गाइड कर रहा है उस टाइम पे वही इमेजेस पे ध्यान जाएंगे, वही नंबर पे ध्यान जाएगा, और वही अगर आपके बाद आया, हो सकता है उसके लिए वो नंबर पे ध्यान ही नहीं गया, ओके, उसके लिए अलग इमेजेस पे ध्यान गया। जी, मतलब एक कार्ड का बहुत सारा मीनिंग निकलता है। हाँ। और वो डिवाइन पावर से कनेक्ट होके किसी के जो इमेजेस ज्यादा हाईलाइट होते हैं उस हिसाब से आप उसको गाइड करते हो। Exactly. मतलब ये चीज क्लियर हो गया। ओके, देन न्यूमेरोलॉजी में हम लोगों ने बहुत बारी देखा, जैसे आपने कहा कि डिवाइन पावर से कनेक्ट होकर आप लोग कार्ड्स उठाते हैं, तो आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो कार्ड्स में किसी का बहुत ही अच्छा निकला है, या फिर कोई बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम लेकर आया है, उसका सोल्यूशन निकालने में आपको कभी प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको हुआ है? मैं एक चीज ये बोलूंगी कि टैरो कार्ड ना गाइडेंस टूल है जी। तो आपको गाइड करना होता है क्लाइंट को, वो भले ही कितना भी डिफिकल्ट हो, उसका सिचुएशन कितना भी टफ हो, या उसका सिचुएशन कितना भी नॉर्मल हो, गाइडेंस इज द की हियर। तो आपके गाइडेंस के थ्रू अगर वो गाइडेंस फॉलो करता है तो उसका फ्यूचर उस हिसाब से एनर्जी में शिफ्ट ला सकता है। बट अगर वो गाइडेंस अगर नहीं फॉलो करता है तो फिर तो वो कंटिन्यू हो रहा है ना प्रॉब्लम। तो वो गाइडेंस पे डिपेंड करता है कि वो आप कैसे गाइड कर रहे हो। ओके, मतलब ये कार्ड रीडर के ऊपर है। वो कार्ड रीडर पे, और वो कार्ड रीडर अच्छा गाइडेंस तभी दे सकता है जब वो इंट्यूटिवली स्ट्रांग है। जैसे मैंने पहले बोला कि मीनिंग्स तो कोई भी समझ लेगा जी, बट इंट्यूटिवली जो कनेक्ट कर पाएंगे, जिसका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, वो ही प्रॉपर गाइडेंस दे पाएगा, वो ही प्रॉपर आपको आगे का प्रेडिक्शन बता पाएगा। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है। एस्ट्रोलॉजी से टैरो कार्ड रीडिंग बहुत डिफरेंस है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में देखा है कि डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, कहाँ पर जन्म हुआ है, डेट ऑफ मतलब बर्थ प्लेस, उसके बारे में पूछते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, टैरो में आपको सिर्फ नाम चाहिए जी, उस पर्सन का। जी, और क्या प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। हाँ, उनका प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो उससे आप टैरो कार्ड रीडिंग से आप गाइड कर सकते हो, आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। ओके, ऐसा कभी हुआ है कि कोई प्रेडिक्शन किसी ने आपका सुना है, आपने कोई किसी को कुछ प्रेडिक्ट किया लेकिन सामने वाला मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं, और टैरो का रीडिंग जो है आपने कहा जैसे डिवाइन पावर से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड है, गाइड करता है। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि कोई आया है और आपने उसको कार्ड रीडिंग के बाद सब कुछ बोला है, और क्योंकि उसको मतलब लॉजिकल नहीं लगा, या फिर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? लॉजिकल का तो नहीं, ये होता है कि जो टैरो रीडिंग के लिए आते हैं वो बहुत इमोशनली उस टाइम सेंसिटिव होते हैं, इनस्टेबल होते हैं, वीक होते हैं, तो उनको वही सुनना होता है जो उनको चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लव लाइफ के लिए आया है कि मेरा इसके साथ फिर से पैचअप हो जाएगा क्या, तो उनको सुनना वही है जो उनको चाहिए। अब बट वो कार्ड अगर दिखा रहा है कि नहीं हो पाएगा,
तो उस टाइम पे वो डिसएग्री कर जाते हैं। कि ऐसा मतलब क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा हाँ, क्योंकि इमोशनली वो उससे इतना कनेक्टेड है उस पर्सन से कि उसको छोड़ ही नहीं पा रहे और उनको चाहिए कि वो फिर से आए। जी मैं तो ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ जी। हर केस में, क्योंकि इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं जी और उनको सुनना वही है और बहुत जन को शुगर कोटिंग चाहिए होता है। जी जी। तो उस टाइम पे वो थोड़ा प्रॉब्लम पॉसिबल हो नहीं जाता होता है। तो उस टाइम पे वो क्लियर करना होता है कि ये गाइडेंस टूल है आपके बेनिफिशियल के लिए, आपके लिए जो अच्छा होगा वही हम लोग गाइड करेंगे। वो बिल्कुल। बोलना तो जैसे आपने कहा कि नंबर्स और टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत ज्यादा कनेक्शन है, जैसे नंबर 1 से लेकर नंबर 3, नंबर 6, और टैरो कार्ड रीडिंग जैसे आपने कहा कि बहुत इंट्यूशन पावर हाई होना चाहिए और स्पिरिचुअली जो है आप लोग कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको है इस बारे में, मतलब जैसे कोई आपके पास आया है और फ्यूचर क्यों नहीं बल्कि पास्ट में बहुत सारा उसने प्रॉब्लम फेस किया है, उससे कैसे वो निकले आगे, फ्यूचर को कैसे अपना सुधारे, उस बारे में किसी ने आपसे गाइडेंस ली हो? हाँ, बहुत बार लोग आए थे कि ये पूछने, जैसे करियर के लिए पूछने आए थे कि मेरा करियर कैसा रहेगा आगे। बट वो कार्ड से पता चल गया था कि पास्ट में उसका लिंक करियर में जो उसका डिस्ट्रैक्शन आ रहा है वो है बिकॉज ऑफ द पास्ट। अब जैसे उसका ये पता चला था कि पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था जी जिसकी वजह से वो करियर में फोकस नहीं कर पा रहा है और आगे उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो उसको उससे निकलने का जरूरत था ताकि वो करियर में आगे फोकस कर सके और अपना फ्यूचर बिल्ड कर सके। जी तो ऐसे भी बहुत बार होता है कि लाते तो एक करियर के लिए या कोई और प्रॉब्लम के लिए, बट उनका कनेक्शन निकलता है किसी और प्रॉब्लम से। ओके, तो उसका सोल्यूशन क्या देते हैं आप? उस टाइम पे जो कार्ड डिपिक्ट करता है, जो कार्ड गाइडेंस देता है, स्पिरिचुअल सेल्फ मतलब हायर सेल्फ से जो गाइडेंस आता है, फिर उस हिसाब से गाइडेंस देता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पास्ट लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से फ्यूचर में इंसान को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, फिर प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ रेमेडी आप बता सके, जैसे अगर किसी को पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से आपने कहा कि करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इंसान क्या करे, कौन कौन सी रेमेडीज करे तो थोड़ा वो बेटर हो जाए? अब रेमेडी की बात की जाए तो सबके लिए अलग रेमेडी होती जी। है, किसी के लिए सेम नहीं हो पाती है, Okay. बट जेनरिक रेमेडीज हर एक की होती है। अब इमोशनली अगर स्टेबल करना है उसके लिए तो खुद को ही खुद से बाहर निकलना होगा। जी। उसके लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं होगा। ओके तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप चक्रा बैलेंस करो, ओके थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करो, तो वो उस इमोशनल इंस्टेबिलिटी से, वो उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल सकते हैं। जी और उससे अगर बाहर निकल गए तो वो अपने करियर पे भी ध्यान दे सकते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे ध्यान दे सकते हैं। सबका अलग अलग रेमेडी होता है, बट जेनरिक रेमेडीज की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल अगर कोई हेल्थ के लिए आ गया तो मेजर रेमेडी सबकी अलग होती है, बट जेनरिक रेमेडी चाहिए तो अश्विनी करके एक वर्ड, ओके वो एक वैदिक मंत्र है जिसके चैंट से ओवरऑल हेल्थ, वो भले इमोशनल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, वो आपका बैलेंस होने लग जाता है। और वो मंत्र क्या है? अश्विनी। अश्विनी। अश्विनी जी, इसको कितनी बारी चैंट करते हैं? वैदिक मंत्र को स्टार्टिंग में कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए, 108 बार उसका चैंट करना चाहिए। कोई तो स्पेसिफिक उससे टाइम है कि दिन के इस नहीं, टाइम कोई में? टाइम नहीं है। आप रेडी हो गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद आप कर सकते हो कोई भी टाइम। 108 बार? 108 बार मिनिमम। ओके, जैसे ये आपने हेल्थ के लिए कहा कि अश्विनी 108 बार चैंट करे तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। और इसके अलावा अगर किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मेडिटेशन, करियर में अगर किसी का प्रॉब्लम हो तो वो क्या करे? अब जैसे करियर के लिए ग्रोथ की जरूरत है, तो ग्रोथ गम मंत्रा चैंट करने से होता है। ओके गम इज फॉर ओवरऑल ग्रोथ। ओके तो वो ग्रोथ करियर प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग, हो सकता है उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग द एफर्ट जो उनको चाहिए उस काम पे, अपने एजुकेशन में इतना फोकस नहीं कर पा रहे, अपने क्रिएटिविटी पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे। तो गम मंत्र उनके लिए बहुत अच्छा है। गम 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 ऐसे 108 बार अगर दिन में चैंट करे तो वो उनके लिए अच्छा होगा। और लव लाइफ के लिए जानना है तो राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा। ओके, वो भी 108 बार? एक कोई भी वैदिक मंत्र का है कि कम से कम 108 बार जाप करें। जैसे आपने अभी अपने बातों में ही कहा कि बहुत लोगों को पढ़ाई में फोकस नहीं होता, अभी के बहुत स्टूडेंट्स से पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत सबका बढ़ रहा है, बहुत मम्मी को प्रॉब्लम भी आता है कि मेरे बच्चे जो है पढ़ते हैं लेकिन उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उनके लिए कुछ? अगर मंत्रा की बात की जाए तो बहुत सिंपल सिंगल लेटर का बोलती हूँ, एम। एम? एम जी
एम एम एम, अगर ऐसे, क्योंकि एम मंत्र है सरस्वती जी का, ओके। और उसका अगर 108 बार चैंट कर ले तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही में अगर एमेथिस्ट का क्रिस्टल पहनने लग जाए तो वो कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाता है। ओके, मतलब फोकस के लिए मंत्रा भी है एंड क्रिस्टल में देखो तो एमेथिस्ट भी है। ओके। बट ये है कि एमेथिस्ट का क्रिस्टल अगर एज 8-9 प्लस है तो आप पहनो क्रिस्टल, नहीं तो उससे छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। हाँ। अच्छा, क्रिस्टल के बारे में आप थोड़ा जाने, क्योंकि आपने कहा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, तो क्रिस्टल क्या रोल प्ले करता है? जैसे किसी का कुछ प्रॉब्लम निकल गया तो बहुत लोग जो है बहुत सारे क्रिस्टल रेफर करते कि आप ये वाला क्रिस्टल पहनिए तो इससे ये प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व होगा। कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, उनका क्या रोल प्ले रहता है, उसके साथ नंबर का कुछ कनेक्शन है? हाँ, तो अब देखा जाए तो हजारों क्रिस्टल्स है जी। ठीक है। अब हजारों क्रिस्टल में सबको सबसे सूट होगा नहीं जी। बट जो जेनरिक क्रिस्टल है जो कोई भी ले सकता है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ के लिए जी। ग्रीन एवेंटूरियन बहुत अच्छा है, जो लोगों को हेल्प करेगा और उनके ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए ओवरऑल के लिए तो एमेथिस्ट उसके लिए अच्छा है। नेगेटिविटी हटाना है, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो ब्लैक टर्मलाइन और क्लियर क्वार्ट्ज अच्छा है। पैसे के लिए अगर चाहिए, जो सबको चाहिए जी। किसको नहीं चाहिए मेरे को पता नहीं, बट सबको है कि पैसा तो चाहिए, तो उनके लिए पाइराइट बहुत अच्छा है। ओके। इसमें राशि का भी कोई रोल प्ले होता है? जैसे कोई मिथुन राशि का हो गया या फिर कोई कैंसर राशि का हो गया, तो राशि का कुछ रोल प्ले रहता है यहाँ पर क्रिस्टल्स में? जी। क्रिस्टल्स को आप राशि से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप प्लैनेट से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप नंबर से भी कर सकते हो। और आप कार्ड से चेक करके भी दे सकते हो कि ये क्रिस्टल उनके लिए बेटर है क्या। मतलब टैरो कार्ड से भी चेक करके दे सकते हो कि कौन सा क्रिस्टल उनके लिए अच्छा है। प्लस दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अब जैसे इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, उसमें से आपको अट्रैक्ट कौन सा ज्यादा कर रहा है आप वो भी रख सकते हो। ओके, तो मतलब वो भी उनको हेल्प करेगा। जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है वो क्रिस्टल हाँ, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो आपके लिए है, आपको रखना चाहिए। ओके। क्योंकि वो आपके पास आने के लिए भी ईगर है। और क्रिस्टल अगर बहुत बार होता है ब्रेक हो जाता है जी। तो वो ब्रेक तब होता है जब वो नेगेटिविटी पूरी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। ओके। तो वो जब टूट जाता है तब उसके बाद आपको एक नया लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने अंदर ले लिया। ऐसे मैंने बहुत क्लाइंट्स देखे हैं जिसको मैंने क्रिस्टल रिकमेंड किया है कि इतना नेगेटिविटी होता था कि वो 1 हफ्ते में ही टूट गया था, और किसी किसी का 2-2, 4-4, 5-5 साल तक वो चलता है। ओके, मतलब नेगेटिविटी की मतलब कौन सी टाइप की नेगेटिविटी होती है? एक होता है जो नजर दोष का है, वो भी हो सकता है। दूसरा नेगेटिविटी, आप इमोशनली इनस्टेबल, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, इंसान की खुद के अंदर खुद के अंदर भी है वो भी होती है। और एक जो ऑरा है, एक होता है आपका ऑरा वीक है। तो आपका जब ऑरा वीक है तो अच्छा भी चीज होगा, कोई अगर अच्छे वे में आपको कॉम्प्लीमेंट भी करके जाएगा तो भी आप उसको पकड़ लोगे इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि आपका बॉडी ले नहीं पाता है, आप वीक हो जाते हो। बोलते हैं ना बच्चों के लिए भी कि आप अच्छे मन से ही बोले पर फिर भी उसको नजर लग गया होगा। हाँ, तो वैसे क्योंकि ऑरा बहुत वीक होती है, और जब ऑरा किसी की वीक होती है तो वो जल्दी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। ओके, तो ये जो आपने कहा कि ऑरा जब नेगेटिव होता है या फिर ऑरा जब वीक होता है, इंसान को कैसे पता चलेगा कि अगर जैसे आपने कहा कि ऑरा अगर थोड़ा वीक होता है तो आप किसी को नॉर्मली भी कुछ बोलो तो वो नजर लग जाता है उसको, तो वो इंसान खुद कैसे समझे कि मेरा ऑरा वीक है? या तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते रहेंगे, हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी आएगी, लेथार्जिक बहुत फील करेंगे, एक्टिव नहीं फील करेंगे, तो उससे पता चल जाता है कि उनका ऑरा वीक है और वो बहुत जल्दी सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो और उनको उसके वजह से नजर लग रहा है। उसके लिए बेस्ट है या तो इविल आई का पेंडेंट पहनिए, या आपको ब्रेसलेट पहनना है ब्रेसलेट पहन लीजिए, या फिर हीलिंग करवाते रहिए। ओके, मतलब कैसे टाइप की हीलिंग? रेकी हीलिंग हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, हीलिंग्स में बहुत मॉडलिटीज है। तो हीलिंग कराने से क्या होता है, आपका ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं बाय बैलेंसिंग आपके चक्रास को। मेन 7 चक्र है, वैसे बहुत चक्र है, 7 मेन चक्र है। तो वो सातों चक्र को जब बैलेंस करते हैं तो आपका ऑरा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। ओके, और हम लोगों ने काफी बारी मतलब घर पे भी बहुत बारी सुना है कि किसी को अगर नजर लग जाता है तो कहते हैं कि हाथ में कुछ लोहे का होना चाहिए या फिर बॉडी में कुछ लोहा होना चाहिए ताकि नजर कम लगे, तो इसका कुछ साइंटिफिक? अब बहुत टोटके होते हैं, जैसे पुराने टाइम पे ना बोलते थे कि बाहर जब जा रहे हो नमक और राई लेके चले जाओ।
तो वो चल रहा है ऐसे ही, जो बोल दिया किसी ने ट्राई कर लिया और वो काम एक को कर गया तो वो बाकी को भी फिर वो बोलने लग गए। जी जी। बट साइंटिफिकली अगर देखा जाए ना तो पहले मेरे हिसाब से तो ऑरा चेक करना चाहिए जी। और उसके हिसाब से उनके लिए क्या रिकमेंडेड है वो पहनना चाहिए। ओके, वो जैसे ज्यादा आपने कहा हेल्प कि करेगा। ऑरा चेक करना चाहिए। अगर मेरे साथ कोई बैठा हुआ है या फिर मैं किसी से बात कर रही हूँ, क्या मुझे फील होगा कि सामने वाले का ऑरा कैसा है? हाँ, जैसे अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपको हुआ होगा, देखो एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार होता है कोई अगर इंसान आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, बट कोई जिसका ऑरा बहुत वीक है या नेगेटिव है, वो आने से आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। आपको लगेगा नहीं कि ज्यादा देर उसके साथ बैठो। ओके। तो फिर उससे आपको सेंस से पता चल जाता है, और जिसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कैसे रखना है, क्या करना है। कैसे रखना है, ओके। जैसे आपने भी ऑरा का कहा, जैसे ऑरा वीक होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे इजी रेमेडी बताती हूँ, नमक, कपूर और फिटकरी, आलम पाउडर जिसको बोलते हैं। कपूर और फिटकरी को इक्वल क्वांटिटी में उसका पाउडर बना लो, उसमें नमक मिला लो, तीनों इक्वल क्वांटिटी में। रोज नहाते वक्त वो एटलीस्ट 1 टेबलस्पून अपने नहाने के पानी में डालिए, उससे नहाइए। उसके बाद 5-10 मिनट सन बाथ लीजिए, मतलब सूर्य की एनर्जी लेनी। उससे आपका जो नेगेटिविटी है वो नमक से, कपूर से निकल जाएगा, और फिटकरी भी नेगेटिविटी को निकालता है प्लस आपको प्रोटेक्ट करता है। और फिर सन बाथ से आपको और चार्ज होता है बॉडी, तो उससे हेल्प करेगा आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करने में और नेगेटिविटी क्लेंस। ये रेगुलर कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर थर्सडेज। ओके, थर्सडे को छोड़ के। हाँ, ओके, हफ्ते में हर दिन थर्सडे हर को दिन छोड़ आप के कर ये सकते हो। हाँ, इसके अलावा जैसे हमने लव लाइफ में बोला कि लव लाइफ में बहुत लोग को इश्यूज है, किसी की फैमिली इशू है बहुत, उसमें बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, तो खुद को काम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इमोशंस, उसके लिए अगर कोई रेमेडी हो? अब एक तो जैसे मैंने आपको गम मंत्रा बोला था, तो गम ओवरऑल मंत्र है। जैसे कोई अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है, उसका भी टेंशन रहता है, तो उसके लिए भी गम मंत्रा बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन गम गणेश जी का मंत्र है और गणेश जी विघ्न हरते हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है उनको दूर करते हैं। तो वो ओवरऑल के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल। वो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो भले आपका एजुकेशन हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, वो आपको दूर हेल्प करेंगे। दूसरा, आप बोल सकते हो अगर जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, स्वयंवर मंत्रा का जाप कर सकते हो। स्वयंवर 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 स्वयंवर, या शिव पार्वती शिव पार्वती शिव पार्वती बोल सकते हैं। बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, अब जैसे कोई हिंदू है तो ये मंत्रास को फॉलो कर लेते हैं, और जो हिंदू नहीं है वो नहीं फॉलो कर सकते, तो उनके लिए क्रिस्टल सजेस्ट किया जाता है। तो अगर रिलेशनशिप को बैलेंस करना है तो रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा है उनके लिए, तो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल्स पहन सकते हैं और उसे बैलेंस कर सकते हैं। या यंत्रास होते हैं अलग अलग, उसको आप ले सकते हो। और हेल्थ इश्यूज के लिए? हेल्थ इशू के लिए जैसे मैंने बोला, अश्विनी मंत्रा बहुत अच्छा है, तो उसको चैंट कीजिए। और दूसरा, हेल्थ के लिए ग्रीन एवेंट्यूरिन या ग्रीन जेड बहुत अच्छा होता है, तो उससे हेल्प करता है। तो आज हम लोग ने नंबर्स के बारे में जाना, नंबर्स का क्या रोल प्ले रहता है हम लोग की लाइफ में, इसके बारे में आज निकिता जी ने हमें बताया। निकिता जी, थैंक यू सो मच। और आगे ऐसे और एपिसोड्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें डीएस पॉडकास्ट को।